हाय फ्रेंड्स। एक सबसे बड़ी गलती जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स करते हैं, कॉमन इन्वेस्टर्स, साथ ही बड़े बड़े फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स भी करते हैं, और वो गलती है दोस्तों कि सिर्फ बड़ी कंपनीज के पीछे भागते रहना जिनका मार्केट साइज बहुत बड़ी है। तो रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? एवरेज रिटर्न मिलता है 5%, 6%, 8%, 10% ये। लेकिन क्या आपको पता है मिड कैप स्पेस में काफी अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज है। अगर आप सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बड़ी कंपनीज के मुकाबले में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसी एक कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प। नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं तो अभी हम पूरा एनालाइज इसको करेंगे। वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कितना पोटेंशियल है और क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से किसी प्रकार का फायदा हो सकता है, और होगा तो किस किस लेवल का फायदा हो सकता है, और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, साथ में ओवरऑल इसमें आगे ग्रो करने के कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये सारे इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक पूरा 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 देखिएगा। और अभी इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत तुरंत ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का रिसर्च बेस्ड शेयर मार्केट का कंटेंट मैं आपके साथ में हमेशा लेकर के आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेट्स बिगिन। यहां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में ये एक न्यूज जो है आई है, और वो ये है कि ये कंपनी जो है पूनावाला फिनकॉर्प इज गेटिंग आरबीआई अप्रूवल फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर दो कंपनियों के नाम। तो अब लेटेस्ट मीनिंग ये है इस खबर का कि इंडसइंड बैंक के साथ में पूनावाला फिनकॉर्प ने टाई अप किया है, जिससे ये उसके साथ मिलकर के और अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट करके बिजनेस बढ़ाने वाली है। सो ये इसके लिए इसने आरबीआई में अप्लाई किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव कर दिया है, जिससे कि इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलेगी। अब हम इस कंपनी के पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, फिर फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, और लास्ट में हम तय करेंगे कि ओवरऑल समरी क्या है, इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिजनेस मॉडल से और लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। सो यहां आपकी स्क्रीन पर मैंने इसकी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपको यहां पर शो कर रखी है। देखिए दोस्तों, एसेट अंडर मैनेजमेंट ओम, वैसे तो ओम भगवान के नाम के साथ भी लिया जाता है, पर यहाँ इन कंपनीज में ओम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कुल मिला के जो पैसा है वो कितना मैनेज कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए। और डिस्पर्स कितना कर दिया है, लोन्स का जो डिस्बर्समेंट होता है ना, 7,800 करोड़। दोनों में ही ग्रोथ है, 54% ग्रो किया है इनका एयूएम, और 151% इनकी लोन बुक ग्रो हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिल्कुल क्लीन 230 करोड़ रुपए है, जिसमें 77% की ग्रोथ हुई है। अब इसके मुकाबले में आप जाकर के एचडीएफसी की या आईसीआईसी की बैलेंस शीट उठा के देखिएगा, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिएगा, आपको क्या 77% की ग्रोथ दिखेगी वहां पर? आप एक बार चेक करके फिर मुझे बताइएगा, जरूर इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा, क्योंकि मैं आपको वो सीक्रेट्स बता रहा हूं जो सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि दोस्तों सब लोग ना नंबर्स में फंसे हुए हैं और ये भूल जाते हैं कि नंबर्स के पीछे एक लॉजिक होता है। मैं खुद दोस्तों रिसर्च स्कॉलर रहा हुआ हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ 10वीं से ज्यादा की मैथमेटिक्स लगाओगे तो मात खाओगे। सिर्फ 10वीं तक की मैथ्स चाहिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना डेरिवेटिव्स चाहिए, ना कैलकुलस चाहिए, ना कोई एडवांस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। मैं कह रहा था कि बड़ी कंपनीज के मुकाबले में छोटी कंपनीज में मुनाफे की साइज ज्यादा हो सकती है, ग्रोथ ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो एचडीएफसी के मुकाबले या उनके मुकाबले आप देख सकते हो 77% ग्रोथ है इसकी ईयर ऑन ईयर, एक साल के अंदर। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 11.42% है। ओवरऑल आप देखेंगे एनपीए जरूर थोड़े से हाई है इनके एज कंपेयर टू द टॉप बिग कंपनीज, बट वो कंपनीज की साइज के आगे इतना सा रिस्क तो बनता ही है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीधे इसकी
कि इसकी क्या हाइलाइट्स है। देखिए यहां सबसे पहले देखिए कि ये डिजिटल फर्स्ट टेक लेड मॉडल है, यानी कि दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि लोन्स का जो डिसबर्समेंट होता है, यानी क्रेडिट लेंडिंग का जो काम होता है, वो ये डिजिटली कर रहे हैं। यानी कि ये अभी तक तो लोग क्या, आपको लोन चाहिए था, आप जाकर के बैंक में लोन का डॉक्यूमेंट भरते थे और वहां पे फॉर्मेलिटीज करते थे, फिर वो कब पास होता था और कब आपको मिलता था। यहां पर इन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, इसलिए जल्दी लोन डिसबर्स करते हैं। सेकेंड चीज कि ये छोटे लोन्स पर फोकस करते हैं। भाई किसी को मान लो 2-4 लाख रुपए का लोन चाहिए तो फटाफट जाकर के ये पूनावाला फिनकॉर्प से लोन ले सकता है। लेकिन अगर यही काम आपको मान लीजिए आज एसबीआई में जाना पड़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो कहेंगे कि ऐसा करो जी, ये टोकन लो और लाइन में खड़े हो जाओ, और फिर ये 36 डॉक्यूमेंट में साइन करवा के लाओ, सील लगा के लाओ, 10 चक्कर आपको कटवा देंगे और फिर आपको 2-4 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो पूनावाला फिनकॉर्प उस गैप को एड्रेस करने का बिजनेस मॉडल लेके आती है। चलिए अभी हम देखते हैं इसमें कि इसके क्या क्या खास बात है। पहली चीज है कि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि इन्होंने अपनी जो कीमत लागत है वो कम रखी है, और सारी जो इनकी रेटिंग्स एजेंसीज है उन्होंने इसको AAA रेटिंग दे रखी है। केयर ने AAA दे रखी है, क्रिसिल ने AAA दे रखी है, यानी कि ये एब्सोल्युटली सेफ कंपनी है लेंडिंग को लेकर के। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि डिजिटली काम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारे लोगों को बैठा के सैलरी देने की जरूरत नहीं है। डेटा ड्रिवन एक्विजिशन है, तो ये डिजिटली लोगों तक पहुंच रहे हैं, और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इनका हाई है। सो ये इनकी स्ट्रेटेजिक जो स्टेटमेंट एक तरह से मान सकते हैं, और इन्होंने अपना पर्सोना बिल्कुल क्लियर कर रखा है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो अपने दिमाग में एक कस्टमर की फोटो रखता है ना, कि भाई मैं तो फैंसी स्टोर चलाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेडी है जो आएगी, उसको क्रीम, शैम्पू, पाउडर इनकी जरूरत पड़ेगी, बराबर है। मान लीजिए कि मैं एक एक बाइक्स का डीलरशिप ले रखी है मैंने, तो मेरे पास में वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स वो आएंगे और बाइक्स खरीदेंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या आप मुझे बताओ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोफाइल कस्टमर का क्या है, बता सकते हो आप? क्यों? क्योंकि उनका कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, उनके पास हर तरीके के लोग पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे विजन जो होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, विजन का डिवीजन हो जाता है, तो एक जगह फोकस कम हो जाता है। जबकि पूनावाला फिनकॉर्प में प्रोफेशनली मुझे जो चीज अच्छी लगी वो क्या है कि दोस्तों यहां देखिए, इनका जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने बता रखा है कि हमारा बायर कौन है और उसको प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया है, मैं पढ़ के बताता हूं। राजीव इज a 34-year-old businessman from Pune, runs a manufacturing units since last 8 years from rented premise। राजू नाम का एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो ये 8 साल से धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है। He has an annual turnover of 3 crore rupees, stays in his house and pays GST on time. He is tax savvy, uses internet banking, active on social media and uses WhatsApp extensively for both personal and business purposes। अब ये इन्होंने इतनी साफ तौर पे अपने कस्टमर को पहचानने के लिए एक स्टोरी बनाई है कि भाई हमारा कस्टमर ये खाता है, ये पीता है, ये यूज करता है, ये नौकरी, ये बिजनेस करता है, उसका टर्नओवर इतना है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है ताकि इनका प्रोफेशनल टारगेटिंग बिल्कुल सही रहे। अब इसके बाद इन्होंने स्ट्रेटेजिक जो डिटेल्स है वो यहाँ पर डाल रखी है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है दोस्तों, कभी मौका मिला तो पूरा दिन लगा सकता हूँ मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको मजा भी बहुत आएगा, पर समय के अभाव में मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। कभी इस पर मैं वीडियो बना करके अपनी जो मेंबरशिप वाला सेक्शन है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो उसमें आपको इसके डिटेल मिल जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। मैं कोशिश करूंगा इसके कंप्लीट बिजनेस मॉडल का आपको एक पूरा वीडियो बना करके दूं, लंबा सा, जिसमें आप पूरी ढंग से बिजनेस को समझ पाओ इसके को। चलिए, लेकिन अभी हम समय के अभाव के चक्कर में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीजें ही करते हैं। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसके नंबर्स हैं और ये बिजनेस इस तरह से ग्रो कर रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए हाउ आर वी गोइंग एंड द रोड अहेड, तो इन्होंने साफ कर रखा है कि सिक्योर्ड लोन्स और वो है इनके 46% और अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो है दोस्तों 54%। अभी आप अगर वीडियो रोक करके मुझे बताएं कि ये दोनों लोन्स में क्या डिफरेंस है तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ वो आप समझ जाते हो, और दूसरी बात वीडियो में बने भी रहते हो। अभी जाओगे तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर वीडियो छोड़ के चले गए तो यहाँ आने तक की जो मेहनत थी वो खत्म, और इस वीडियो के लास्ट में मैं जो आपको की इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो बेटर है या तो वीडियो ना देखें या फिर पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए, आधा अधूरा काम से आधे अधूरे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं हम लोग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो।
दोस्तों सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई चीज को गिरवी रखा जाता है, कि भाई सोना गिरवी रखा उसके बदले में पैसा लिया तो सिक्योर्ड लोन हो गया, प्रॉपर्टी गिरवी रखी उसके बदले में लोन लिया तो सिक्योर्ड लोन हो गया। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है। जैसे पर्सनल लोन, भाई आपको अपने मान लीजिए कोई पर्सनल काम के लिए लोन लेना है 1-2 लाख रुपए का, तो आप गिरवी क्या रखोगे? कुछ भी नहीं, तो वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में खास बात ये होती है कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन, और साथ में इसमें कंपनी के लिए रिस्क ज्यादा रहती है, क्योंकि पैसा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं है कुछ, तो इसलिए रिस्क ज्यादा रहती है। बट इन्होंने साफ बता रखा है कि हम 50-50 लगभग लेकर के चल रहे हैं। आगे के टाइम में ये सिक्योर्ड लोन को 40% करेंगे और अनसिक्योर्ड को 60% बढ़ा देंगे, क्योंकि इनको अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, इसलिए रिकवर करना जानते हैं पैसा। फिर इसके बाद में विजन है और बाकी सारी चीजें दोस्तों, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, बट मैं आपको ये छोटा एक वो बता सकता हूं कि इन्होंने कहाँ किस तरह से लेंडिंग कर रहे हैं अपनी। तो एमएसएमई यानी छोटे बिजनेसेस को लेंड किया है इन्होंने 35%। इनका जो लोन देने का काम है 7,235 करोड़ का जो लोन है उन्होंने छोटे बिजनेसेस को दिया है। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इनका बायर पर्सोना बता रहा था, तो इन्होंने जिस आदमी के बारे में बताया था ना कि वो ये ऐसे नौकरी करता है, ये बिजनेस करता है, 3 करोड़ का टर्नओवर है, पुणे में रहता है, ये सब, तो ये इससे पता पड़ता है कि इनकी टारगेटिंग एमएसएमई सेगमेंट है, मतलब मीडियम टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो वो आप देख सकते हो 35% इन्होंने लोन ऐसे क्षेत्र में दिया है। फिर पर्सनल एंड कंज्यूमर लोन ये दे रहे हैं 22%। उसका रीजन भी आपको वहां मिल जाएगा। उसी स्टोरी में उन्होंने कह रखा था कि वो पर्सनली ये चीजें भी यूज करता है, फलाना भी यूज करता है, व्हाट्सएप भी यूज करता है। उस स्टोरी में पर्सनल एंड कंज्यूमर की डिटेल भी आ गई। और प्री ओन्ड कार यानी कि जो पहले से ली हुई कार है, सेकेंड हैंड कार्स वगैरह, उसमें भी ये लोग लेंडिंग करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मारुति के ट्रू वैल्यू शोरूम्स होते हैं ना, कि जो सेकेंड हैंड कार्स मारुति सेल करती है या महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के नाम से सेल करती है, तो वहां पर भी आपको फंडिंग में लोन लेने में पूना वाला फिनकॉर्प का कोई सहयोग मिल सकता है। ओवरऑल बाकी सब में कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा है। फिर दोस्तों अब इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को कवर नहीं कर सकता, बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगा आपसे, वो ये है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी बाजार से जो ये पैसा उठाते हैं ना, उसकी देखिए कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर ये सस्ते में पैसा उठाएंगे तो इनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, और अगर महंगा पैसा उठाएंगे तो मार्जिन इनको कम रहेगा। तो देखिए इनकी पहले कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कम हो रही थी, लेकिन अब इनकी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ रही है, यानी 8.04 तक पहुंची और वापस से थोड़ा सा कम हुई है। इसको इन्हें कम रखना पड़ेगा, एंड इस कंपनी को साफ तौर पे पता है कि ये ऐसा कैसे करेंगे। सो दोस्तों बाकी नंबर्स आप देख पाएंगे और कभी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सीधा चलते हैं और जानते हैं कि पूनावाला फिनकॉर्प के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है। तो फंडामेंटल्स अब आप देखिए, प्रेजेंटेशन में 12 मिनट खत्म हो चुके हैं, 13 मिनट, तो फंडामेंटल्स को फटाफट से कवर करते हैं दोस्तों जल्दी से। देखिए 28,942 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, 377 रुपए का शेयर प्राइस है इसका, और पीई जो है वो 33 है, इंडस्ट्री का पी 24.8 है, तो लगभग थोड़ा बराबर सा ही है। अगर देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी ने दिया है 0.53% से, और सेल्स की ग्रोथ इतनी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 23% है, जो काफी इंप्रेसिव है। डेट इक्विटी रेशो को हम कंसिडर नहीं करते हैं एनबीएफसी कंपनीज में, क्योंकि उसमें और भी बहुत फैक्टर होते हैं। अगर आप देखोगे तो ग्राहम नंबर है 209 जो वैल्यूएशन को दिखाता है, और उसके मुकाबले में 377 रुपए की प्राइस, लगभग मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मान लीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको ये नंबर बहुत कम दिखेगा और कंपनीज के मुकाबले में, तो ये अंडर वैल्यूड है। और आप यहां देखेंगे तो ये इसकी दोस्तों कंपटीशन है, देख सकते हैं इसका कंपटीशन किससे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनसे कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है और इनका सेगमेंट भी अलग है। जियो फाइनेंशियल अभी बिल्कुल नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली इसका जो टक्कर है वो श्रीराम फाइनेंस से मान सकते हो, चोलाम मंडलम जो ये है इससे मान सकते हो, आप बजाज होल्डिंग से भी मान सकते हो। तो ये कुल मिलाकर के इसकी कंपटीशन में है, बट ओवरऑल कंपटीशन के हिसाब से ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रही है। अगर आप यहाँ नजर डालें समरी पे, तो 10 साल में इसकी सेल 3% बढ़ी है, जबकि मुनाफा 17%। और पिछले 3 साल में दोस्तों, पिछले 3 साल में नजर डालो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पिछले 3 साल में इनकी सेल सिर्फ बढ़ी है 5, वो भी घटी है 5% से, लेकिन मुनाफा बढ़ा है 193%, 200% के आसपास। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है कंपनी के बारे में। ओवरऑल अगर हम देखें इसमें, तो होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए
कंपनी का जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है वो 60% से ऊपर है, परफेक्ट कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। FIIs ने 20% रखा था, अब उन्होंने कम कर दिया है 7%। DIIs ने 34% रखा था, अभी उन्होंने भी कम कर दिया है 7.99%। पब्लिक के पास 20% थी, अब हो गया 22%, तो पब्लिक के पास तो लगभग उतनी है। लेकिन आप अगर ये ध्यान दो तो ये जो DIIs और FIIs ने बेचा है तो खरीदा किसने है दोस्तों? कंपनी ने खुद ने खरीदा है। देखिए आप, ये 24% से इनकी शेयर होल्डिंग 60% से ऊपर चली गई है। इसका मतलब DIIs FIIs को इन्होंने कुछ ऑफर दे दुआ के या मौका देख करके उनसे खरीद लिया और अपनी कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ा दी ताकि इनका कंट्रोल फुल रहे बिजनेस पे। अब आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि टेक्निकल तरीके से ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। सो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प। ये चार्ट आपके सामने है टेक्निकल एनालिसिस का, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये इसने रनअप दिखाया है। मंथली चार्ट पर साफ तौर पे अप ट्रेंड दिख रहा है, मूविंग एवरेजेस साफ तौर पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक साफ तौर पे एक अप ट्रेंड को आप देख सकते हैं। इतना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है 2020 के बाद में, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छे से चल रहा है और इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हो रही है। सो ओवरऑल दोस्तों एक डिसेंट ट्रेंड है इसका, अप ट्रेंड। लेकिन जब आप डेली चार्ट में देखते हो दोस्तों तो आपको पता पड़ता है कि अभी ये कंसोलिडेशन के फेज से चल रही है, यानी वही 300 350 की, मतलब 350 300 से 400 के बीच की प्राइस में के बीच में मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको देखो तो ये लगातार एक हाईज और हाई लोज तो बना रही है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरी ट्रेंड साफ तौर पे इसकी टेक्निकली आपको अप ट्रेंड ही नजर आएगा। ये देखिए, ये हाईज है, ये हाईज हो गए, और ये लॉस जो है वो भी हाई होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में तो है, लेकिन अभी बीच बीच में ये क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा स्टॉक में डाउनफॉल आता है और फिर से ग्रो करता है। तो यहां से जो आगे अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो दोस्तों आपको करीब करीब मान करके चलिए ये 450 के आसपास में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा करेगा तो कंपनी भी अच्छा करेगी, तो लॉन्ग टर्म में तो इसके बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी ग्रोथ आपको दे सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिए। पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में दोस्तों आपकी खुद की क्या राय है इस एनालिसिस के बाद में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। जिनके सबसे ज़्यादा क्वेरीज आएगी जिस स्टॉक के बारे में, उस पर मैं वीडियो पक्का तौर पे बनाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। दूसरी चीज़, वीडियो को दोस्तों लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, ऐसा ना करो। वीडियो को लाइक तो करना ही है, हर वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो ये मेहनत है ना कहीं दिल से सुकून मेरे भी आएगा कि हाँ चलो मैंने मेहनत की मेरे भाई बहनों के लिए, तो उनको फायदा हुआ। तो लाइक करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, और शेयर जरूर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। खासतौर पे व्हाट्सएप पे तो जितने ग्रुप्स हैं ना आपके, सब में भेज दो इसको। और साथ में वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी वीडियो आपको जल्दी नेक्स्ट आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।